रहेगी हमारी नजर, लेकिन अब बात करेंगे विरासत पर वोट युद्ध की। जी हां, खबर यह है शंखनाद आज उस सियासत पर जो बंगाल के महापुरुषों के इर्द गिर्द घूम रही है। बंगाल में महापुरुषों पर हक जताने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महापुरुषों के आदर्शों को टीएमसी संभाल नहीं सकी। महापुरुषों की विरासत को टीएमसी ने अनदेखा किया तो टीएमसी बोल रही है कि जो बंगाल के महापुरुषों को नहीं जानते, बंगाल की संस्कृति को नहीं पहचानते, वो बंगाल में महापुरुषों की बात करके चुनावी स्टंट दिखा रहे हैं। इसी पर बीजेपी और टीएमसी से खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। नहीं गुजरे हैं स्वामी विवेकानंद, नहीं गुजरे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नहीं गुजरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नहीं गुजरे हैं खुदीराम बोस, नहीं गुजरे हैं सुभाष चंद्र बोस। महापुरुषों को वैसे भी उनके आदर्श गुजरने नहीं देते, लेकिन इन्हीं आदर्शों के पेड़ से सत्ता के पके फल खाने की उम्मीद बन जाए तो वही होता है जो बंगाल में हो रहा है। महापुरुषों की विरासत पर अधिकार की जंग, ये जो इसका गौरवमय इतिहास रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को समावेश करते हुए सोनार बांग्ला कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का प्रयास। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के जरिए प्राण फूंकने वाले सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तस्वीर के सामने बीजेपी के अध्यक्ष नतमस्तक। बंगाल की नसों में बहते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाली अस्मिता के शिखर पुरुष को भला कौन अपने पाले में नहीं लेना चाहेगा। बीजेपी के पोस्टर बताते हैं कि बंकिम चंद्र पर उनका दावा पुख्ता है। कि किस तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। जेपी नड्डा का पोस्टर्स आप देख सकते हैं। एक पोस्टर वॉर जो है, जंग, पोस्टरों का जंग, वो दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ममता बनर्जी का पोस्टर देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा ममता बनर्जी, बांग्लार गौरव ममता, बंगाल का गर्व है ममता, ये लिखा हुआ एक तृणमूल कांग्रेस का पोस्टर लगा दिया गया है। तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में वो गरमाने लगी है। पश्चिम बंगाल की जो मनीषियां हैं, जो आइकॉन हैं, उनको लेके बंकिम चंद्र पर सिर्फ दावा नहीं बल्कि आरोप भी है कि बंगाल को चलाने वाले बंकिम चंद्र के योगदान को नहीं संभाल पाए उनके आदर्श, उनकी विरासत। भवन जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ममता कहती हैं कि बंगाल के महापुरुषों की बात बीजेपी करती तो जरूर है, लेकिन उसे ना तो बंगाली कल्चर पता है और ना ही महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी है। थियोलॉजी का बात पे बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, और ये बात बताने का लोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद को बोलता है स्वामी विवेकानंद ठाकुर है। अच्छा, रविंद्रनाथ का टाइटल उसमें जोड़ दिया। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मूर्ति तो तोड़ दिया। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा है, एक आदमी को गला में माला दिया बोलता है बिरसा मुंडा जिंदाबाद। यही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ठाकुर नहीं है, उसका भी ये पता नहीं है, तो हिंदू धर्म का क्या गौरव करते हैं। महापुरुषों के सहारे ही बीजेपी ने आज अपना चुनावी दांव खेल दिया। सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। सोनार बांग्ला के विजन को साकार करने के लिए बीजेपी 2 करोड़ जनता की राय लेगी। सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी रथ दौड़ेंगे। एलईडी रथों में मतपेटियां होंगी। 30,000 मतपेटियों में जनता अपनी राय रखेगी। सामुदायिक बैठकों से राय जानने की कोशिश होगी। मिस्ड कॉल के जरिए जनता तक पहुंचा जाएगा। कैंपेन में होने वाली रायशुमारी पर मैनिफेस्टो तैयार होगा।
देखिए, एक इनोवेटिव सा कैंपेन स्ट्रेटजी है बीजेपी की तरफ से, जिसको कहा जा रहा है लोको सोनार बांग्ला। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गाड़ियां जाएंगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के साथ बात करेंगे, बैलेट बॉक्सेस लेके घूमेंगे 50 करके, जिनमें सजेशन दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला कैसे बनाया जाए, और 50-50 कर ये बैलेट बॉक्सेस को गिना जाएगा और वहां से सजेशंस लेके एक फुल फ्लेज मैनिफेस्टो 2021 के इलेक्शन से पहले बीजेपी अपना घोषित करेंगी। ममता के गढ़ में सिंधवारी के लिए बीजेपी ने जिस सोनार बांग्ला का वादा किया है उसमें कानून का राज होगा, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, गरीबों को बुनियादी हक मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सीमाएं सुरक्षित होंगी। एक तरफ बीजेपी का सोनार बांग्ला का वादा और महापुरुषों पर हक का इरादा बताता है कि वो बंगाल जीतने के लिए बेकरार है, और यही बेकरारी ममता को परेशान कर रही है। नौहाटी में इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो पश्चिम बंगाल में विरासत पर वोट युद्ध जारी है, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में आर पार की जंग जारी है, तो वहीं ओवैसी की सियासी एंट्री पर खींचतान तेज हो गई है। आज ओवैसी की रैली को बंगाल पुलिस ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ओवैसी के निशाने पर आ गई टीएमसी की सरकार। तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? बीजेपी टाका देय और बीजेपी टाका ওরা এটা করে যায়। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की कारपेट पर सियासी सफर का सपना देख रहे असदुद्दीन ओवैसी के पैरों से जमीन खींचने की होड़ मच गई है। एआईएमआईएम चीफ को एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। आज कोलकाता में होने वाली ओवैसी की रैली को पश्चिम बंगाल पुलिस ने इजाजत नहीं दी, जिसके चलते ओवैसी को दौरा रद्द करना पड़ा और निशाने पर दीदी आ गईं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने की आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। वैसे पश्चिम बंगाल में ओवैसी बीच मझधार फंस गए हैं, जहां उन्हें साथी की तलाश है। जिस फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मीटिंग कर ओवैसी पश्चिम बंगाल में जमीन तलाशने की तैयारी कर रहे थे, उस पीरजादा ने लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन का हाथ थाम लिया। कोलकाता में ओवैसी की रैली से 2 दिन पहले ही पीरजादा ने कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया, जहां वो टीएमसी और बीजेपी पर जमकर बरसे। जिस मुस्लिम फैक्टर ने ममता को सीएम की कुर्सी दिलाने में अहम किरदार निभाया, ममता भी मुस्लिम कार्ड को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि भले ही जूनियर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को वो पार्टी में शामिल करने में नाकाम रही हों, लेकिन सीनियर पीरजादा तोहा सिद्दीकी टीएमसी के साथ हैं, जिनके निशाने पर अब्बास सिद्दीकी हैं। আমার পরিবারের মানুষ, উনি রাজনীতি করে বলছেন, রাজনীতি উনি করতে পারেন, ওনার অধিকার আছে, কারণ এটা গণতান্ত্রিক দেশ। ओवैसी के पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग के साथ ही टीएमसी के हमले तेज हो गए थे। ओवैसी की एंट्री में दीदी को मुस्लिम वोट बैंक खिसकता नजर आया, तो हमले भी तेज हो गए। ममता बनर्जी ने तो ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया था। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের, খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক। बंगाल की लड़ाई अब भाईजान पर आ चुकी है। मुस्लिम वोट बैंक के लूट की होड़ मची है, जहां ओवैसी खुद को अकेला पा रहे हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि और भोलानाथ साहा के साथ आज तक ब्यूरो।
बंगाल के 10 करोड़ वोटर में 3 करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं और उन्हीं को लेकर ये सारी की सारी खबरें जो इस रिपोर्ट में आपने देखी। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देते हैं। अपराजिता सारंगी जो कि सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं, और साथ ही रिजू दत्ता हमारे साथ स्पोक्स पर्सन टीएमसी के जुड़ चुके हैं। शुरुआत रिजू दत्ता आपसे ही करते हुए, सोनार बांग्ला बनाएगी बीजेपी और उसके लिए तो अब बकायदा 2 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया है जो राय देंगे और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे? चित्रा जी, पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये तो दीदी का बंगला है, दीदी का बंगाल है, और दीदी का बंगला का कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। दीदी के बंगाल में, जो बंगाल की बेटी है, बंगाल की बेटी के बंगाल में आम आदमी का इनकम डबल हो गया है 2010 से 2019 में। किसानों का इनकम ट्रिपल, बंगाल बजट 3 गुना बढ़ गया है। 10 साल में जीडीपी 53% आगे गया है, और कन्याश्री, सबुज साथी और स्वास्थ्य साथी जैसे स्कीम को यूएन से स्वीकृति मिला है। और मोदी जी और बीजेपी के जो सोनार बांग्ला का जो ये लोग कहानी बना रहे हैं, तो इनके हाथ में तो देश है 7 साल से। सोने का आसाम बनाया, 12 लाख हिंदू डिटेंशन कैंप चले गए। सोने का गुजरात में दीवारें बनानी पड़ी। सोने का यूपी में औरतों का क्या हालत है चित्रा जी, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानते हैं। तो ऐसे सोने का बंगला, बीजेपी का सोने का बंगला तो हमको चाहिए नहीं। हम दीदी के बंगले और बंगाल की बेटी का बंगला से बहुत खुश हैं। अगर इतनी ही खुशी है वहां पर, तो आखिर में चुनावों के ठीक पहले 5 रुपए में खाना खिलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी लोगों को? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन अपराजिता सारंगी, उन्होंने आंकड़ों के जरिए बहुत सारे आरोप लगा दिए और यह कहा कि पहले अपने राज्य देखे जहां पर बीजेपी शासित है। वो बंगाल को क्या बनाएंगे सोनार बांग्ला? मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी और इन्हीं 2 लाइनों के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगी। गुजरात तो बस झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। देखिए, अभी जो बंगाल में स्थिति है और जिस तरह से बंगाल के लोग हमारी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, आकृष्ट हो रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि हम बंगाल को जीतने वाले हैं। और जो 200 सीट की बात आदरणीय अमित शाह जी ने कही, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। और हम सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं, आदरणीय नड्डा जी ने ये कहा है, और हम चाहते हैं कि बंगाल में जो आतंक का माहौल है, भ्रष्टाचार हर जगह है, भय का माहौल है, ये इस तरह का माहौल न रहे। वहाँ रोजगार हो, स्वरोजगार हो, हम यह चाहते हैं। और हम सोनार बांग्ला में आज सड़क पर थी, स्कूटी चलाते हुए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर तंज कसा है आपकी पार्टी पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के संदर्भ में, आज की परिस्थिति में टीएमसी को, ममता बनर्जी जी को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। क्या मुद्दा मिल सकता है? हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। हम लोगों के साथ मिलकर, लोगों के लिए हम मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं। कितना बड़ा ऐलान है, मुझे लगता है यह काबिले तारीफ है। टीएमसी को इसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके लिए बहुत साहस चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी लंबा चौड़ा प्लान है उनको मैनिफेस्टो को लेकर, तो आपको तो तारीफ करना चाहिए कि बंगाल के लिए बहुत सारे सुझाव भी इसमें शामिल होंगे। और रिजू दत्ता, एक और सवाल ये है, ये स्कूटी लेकर और ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, राज्य सरकार ही कोई बड़ी लकीर खींच देती ना, फिर इस तरह से ये इवेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती आपको बंगाल के सड़कों पर। चित्रा जी, अपराजिता जी ने 2 पंक्तियां कही, तो मैं भी कहूंगा कि मुंह में राम, दिल में नथु राम, हाथ में फूल और बगल में छुरी, यह है बीजेपी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि चित्रा जी, मैं सब दर्शकों को कहता हूँ, एक बार जाके पेट्रोल पंप में अपना टंकी भरा लीजिए, आपको लगेगा ना आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ऐसा तो माहौल बना दिया इस देश में, लोग तो भूखमरी से मर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों के पास जाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे। मैनिफेस्टो बनाने का जरूरत क्या है? हर स्टेट में तो आपका मैनिफेस्टो है, मतलब यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। आपको लोगों के पास जाके मुद्दे खींचने पड़ रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही है नहीं, क्योंकि धर्म का कार्ड आपका चलेगा नहीं, वो लोग समझ गए हैं। क्योंकि आपके राष्ट्रीय प्रदेश के जो अध्यक्ष है वही माँ दुर्गा और प्रभु राम। अरे वो तो बोल रहे हैं कि वही कार्ड चला के, आप देखिए 42 में से 18 सीटें बीजेपी लेकर आई थी ना, ज्यादा दिन नहीं हुए, 1.5 साल ही हुए, और 40% उनका वोट प्रतिशत था, आपसे थोड़ा ही कम। चित्रा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। वो देश का इलेक्शन था, देश का, और उसमें क्या था, मोदी जी थे। तो मोदी जी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं था, तो लोगों ने सोचा मोदी जी सही होंगे देश को आगे ले जाने के लिए। उन्होंने अपराजिता जी ये कह रहे हैं कि उधर मोदी जी थे, उनको चुनना था, इसलिए बंगाल की जनता ने उधर वोट कर दिया, लेकिन यहाँ तो सीएम चुनना है और बीजेपी के पास चेहरा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड पर है। आप लोगों से बातचीत करें, लोगों से पूछे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। 2011 में जब ममता जी ने लेफ्ट को परास्त किया था, उस समय बंगाल फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी थी, और अभी देखें बंगाल फिल्म इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है। 2019 में जो स्थिति थी, निश्चित तौर पर इन्हें मानना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ। मोदी जी एक फैक्टर थे, बहुत बड़े फैक्टर थे, लेकिन फैक्टर ये भी था कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, आतंक का माहौल है, भय का माहौल है, असंतोष है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, और लोगों ने देखा कि जो इंडियन स्कोर बोर्ड है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व को जनता का विपुल समर्थन मिल रहा है। और आप जानते हैं, आपने अभी कहा कि टीएमसी को 22 सीटें मिली, हमने 18 सीटें ली। ठीक है, अब वो 2019 का प्रदर्शन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कर पाएगी या उस लकीर को और ज्यादा बड़ी कर लेगी? दीदी कहां पर खड़ी रहेंगी, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के लिए रिजु दत्ता आपका, अपराजिता सारंगी आपका बहुत शुक्रिया शंखनाद का हिस्सा बनने के लिए। देखना महत्वपूर्ण होगा पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाएगी, वैसे वैसे वो कौन से और रंग दिखाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे महंगाई मार्ग। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।